हेलो एवरीवन। फिर से हम डायरेक्ट टैक्सेशन के टॉपिक पे आ गए। हमारा प्रीवियस लेक्चर सैलरीज के ऊपर हुआ था। इनकम फ्रॉम सैलरी द फर्स्ट हेड ऑफ अंडर द इनकम टैक्स ग्रुप। डायरेक्ट टैक्सेशन में सबसे पहले इनकम हेड्स में हमने पहला हेड्स देखा इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हम डिस्कस किया कि सैलरी क्या है, सैलरी हम लोग किसे बोलेंगे, सैलरी कौन सी सैलरी टैक्सेबल है, कौन सी सैलरी टैक्सेबल नहीं है, कि सैलरी है कि सैलरी से रिलेटेड अगर अदर कोई बेनिफिट्स है क्या वो भी टैक्सेबल है अंडर ग्रुप सैलरी के हेड्स में। हमने इन सब चीजों को बड़ी डिटेल्स में देखा। हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया पहले एक बार डिस्कस कर लेते। सबसे पहले हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है कि सैलरी है क्या, व्हाट इज द सैलरी। सैलरी वो है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से के रिलेशंस में आए, जहां पे एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय को फॉर द व्हाट सर्विस रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर्स को जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं पर्टिकुलरली पीरियडिकली उन्हें जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में जो फिक्स सैलरी जो भी इनका कंसिडरेशन हुआ है उस कंसिडरेशन के अगेंस्ट में जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी इनकम मिल रहा है वो एज ए सैलरी के रूप में माना जाएगा। एम्प्लॉयर से जो चीजें एम्प्लॉयर्स को मिलेंगी उसको एज ए सैलरी या फिर अदर कोई बेनिफिट परक्विजिट या फिर किसी अलाउंसेस के रूप में उसे एज ए इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसीडर किया जाएगा। पहली चीज तो है। दूसरी चीज हम लोगों ने इसमें देखा कि सैलरी किस ईयर में मिलना चाहिए। सैलरी हमारा जो प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर का हम इनकम कैलकुलेट करें वही सेम ईयर्स का हमें कैलकुलेशन कंसीडर किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। फॉर एग्जांपल हमारा प्रीवियस ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर करंट ईयर दैट इज द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 इन आवर असेसमेंट ईयर इन विच द प्रीवियस ईयर्स इनकम विल बी असेस्ड। ये चीज हो गया। दूसरा हमने देखा कि इसमें सैलरी किस बेसिस पे टैक्सेबल होगा। सैलरी जो है सैलरी इनकम जो है ये ड्यू बेसिस पे होगा और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी ड्यू और रिसीव बेसिस पे जो भी रहेगा उस बेसिस के हिसाब से हमारा सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि सैलरी तो सैलरी में दो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं। पहला होता है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या है कि हम लोग सैलरी जो हमने वर्क किया ही नहीं है और वो पहले से हम जैसे फॉर एग्जांपल ये अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ का सैलरी ड्यू कभी होगा 30th अप्रैल को एज पर द नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 30th अप्रैल को मेरा सैलरी रेडी होगा फॉर द अप्रैल मंथ, बट ऑन 15th अप्रैल और इन द मंथ ऑफ मार्च क्या हो गया 2022-23 और अप्रैल 2023 दोनों दो अलग फाइनेंशियल ईयर में आ रहे। मैंने मार्च 2023 में क्या किया, अप्रैल मंथ का सैलरी एज ए एडवांस ले लिया और जब अप्रैल मंथ में सैलरी मिलने का रहेगा तो अप्रैल मंथ का सैलरी मई मंथ में मिलेगा या फिर 30th अप्रैल मिडनाइट भी क्रेडिट हो सकता है कौन। अब इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन मेरा सैलरी वहां पे डिडक्ट कर देगा क्योंकि वो मुझे एडवांस में दे रहा है। तो अप्रैल मंथ का सैलरी मैंने कभी ले लिया मार्च में एज ए एडवांस ले लिया। एडवांस अगेन सैलरी नहीं, एडवांस सैलरी लिया। एडवांस सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन द रिसीव बेसिस। तो मैंने सैलरी का क्लियरली कंसेप्ट बोला, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस। सैलरी रिसिप्ट होगा या फिर ड्यू होगा, दोनों में से जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कंसेप्ट हमारा पूरी तरह क्लियर है। सैलरी हमेशा ड्यू और रिसीव दोनों बेसिस में जो पहले होगा अर्लियर ओके दैट इज टैक्सेबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ मार्च मंथ की सैलरी का, 1 मार्च से लेके 31 मार्च जैसे 2023-22-23 हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर को ही कंसीडर करते हैं इन आवर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इसमें क्या होगा, हमारा जो भी सैलरी मिलना है दैट इज इट विल गेट ड्यू ऑन 31 मार्च 2023 बट इट विल बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वो सैलरी कब मिलेगा मुझे, अप्रैल मंथ में, लेकिन ये ड्यू कभी हो रहा है 31 मार्च। सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ व्हाट इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-23 इन द मंथ ऑफ मार्च। वो मार्च महीने में ही कंसीडर किया क्योंकि इट बिकेम ड्यू इन द मार्च 2023। क्लियर हो गया कंसेप्ट। उसके सैलरी में
दूसरा कंसेप्ट है सैलरी, दूसरा कंसेप्ट मैंने बता ही दिया है एक्सप्लेनेशन में कि सैलरी ड्यू और रिसीव बेसिस, दोनों में से जो अर्लियर रहेगा उस पर तो एडवांस सैलरी अगर आपको मिल गया पहले ही वर्क करने से पहले, ड्यू होने से पहले, तो टैक्सेबल। उसके बाद हम लोग जो हमारा सैलरी ड्यू होगा, जो वर्किंग कंप्लीट होने के बाद जो ड्यू होता है, तो ड्यू पहले हो रहा है, रिसीव बाद में, तो उसके ऊपर। तीसरा एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी मैंने बताया था आपको कि एम्प्लॉयज को बहुत टाइम इंक्रीमेंट मिल जाता है, उनकी सैलरी इंक्रीज हाइक हो जाती है, लेकिन वो जो इंक्रीज पार्ट है वो सैलरी का उनको मिलना स्टार्ट नहीं होता। वो मिलता है पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। कुछ जैसे गवर्नमेंट में तो ज्यादा करके एरियर्स ऑफ सैलरी बहुत चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयज की बात करता हूँ, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनका कोई पे कमीशन आया, जैसे इनका पे कमीशन 2020 में आया, 2023 में, इनकी सैलरी 5,000 रुपीज इंक्रीज होगी। इनकी सैलरी 50,000 थी, उनकी 55 होगी। फिर भी क्या हो गया, जनवरी 2020 से लेकर 2022 तक, मार्च 2022 तक उनको क्या हो गया उनको वही 50,000 ही मिलता था सैलरी। उसके बाद इन द ईयर 2022-23 हमारा जो प्रीवियस, इस ईयर में क्या हो, पिछले 3 साल का सैलरी एरियर सैलरी जोड़ के दे दिया गया। तो 5,000 एक मंथ का था, 3 का 36 बोल सकते हो, 1,80,000 डायरेक्टली एट अ टाइम मिल गया। एट अ टाइम डायरेक्टली मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये सैलरी इंक्रीज हो गई। और इंक्रीज जो सैलरी हुई थी वो सैलरी एज अ एरियर्स रुकी हुई थी, बाकी थी, एरियर्स थी। अब वो पूरी बची हुई सैलरी मिल गई, तो एरियर सैलरी ऑन रिसीव बेसिस रहता है। इसका ड्यू से कोई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि एरियर्स ऑफ सैलरी तभी टैक्सेबल है जब रिसीव होगा। चौथा एक कंसेप्ट बताया था बोनस का। बोनस, एम्प्लॉयज को बोनस मिलते हैं मॉनेटरी टर्म से, ये सब के हिसाब से। बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। अगर एम्प्लॉयज को बोनस रिसीव हुआ तो भी टैक्सेबल है। इसके अलावा हमने सैलरी लीव सैलरी हम लोगों ने पढ़ा, ओके। उसमें देखा था हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड पे मिलते हैं, पीएल पे मिलता है। इसके अलावा कोई रिटायरिंग अदर बेनिफिट्स है, एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉय को जीना जितने भी टाइप के बेनिफिट्स मिलते हो। इसमें हम लोगों ने एक पढ़ा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपको 3 टाइप का बताया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये तीनों के लिए अंडर सेक्शन 10 में क्लियरली मेंशन किया गया था। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, 12, 13 ये क्लियरली मेंशन किया गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रेचुटी के बारे में। ग्रेचुटी हमारा क्लियर था। ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, इसके अंदर ग्रेचुटी बताया गया 2 एम्प्लॉयज के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इनको अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंडर में एग्जेम्प्ट है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी ग्रेचुटी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, इट इज नॉट टैक्सेबल द फुल अमाउंट, चाहे उनको लाख मिले, करोड़ मिले, चाहे 1000 में मिले, ये पूरा का पूरा उनका एग्जेम्प्ट है। इसके बाद है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं, पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर या फिर अदर कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में है, जितने भी टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशन दिए गए। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972 एंड एम्प्लॉय ओके नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट मीन्स अदर एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972 इनके लिए क्या कंसेप्ट है? इनके लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि इनको 3 कंडीशन दिया गया। तीनों कंडीशन में जो लिस्ट अमाउंट होगा वो लिस्ट अमाउंट टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम द टोटल ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट बता दो 5 साल मिनिमम 5 ईयर्स तक के पीरियड तक जो वर्क करता है उनको ग्रेचुटी के लिए लायबल देता है उस ऑर्गेनाइजेशन से। पहला है जो भी लास्ट मंथ बेसिक सैलरी ड्रॉन है आपके रिटायरमेंट के समय में, वो बेसिक सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स प्लस इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस मंथ में भी हो सकता है, कुछ कंप्लीटेड ईयर्स प्लस मंथ, और 6 मंथ से एबव है तो नेक्स्ट ईयर, अगर 6 मंथ से कम है तो इग्नोर कर देंगे। वो चीज हो जाएगा कि हमारी बेसिक सैलरी ड्रॉन इन द लास्ट मंथ एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, तो 15 डिवाइड बाई 26 इंटू नंबर ऑफ ईयर, वो पहला एक अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेशन से। दूसरा आएगा ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव, और तीसरा 10 लाख मैक्सिमम एग्जामिशन एड ऑफ। अब इसमें तीनों में से जो लिस्ट होगा वो एग्जाम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रेचुटी मिला 8 लाख, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है 9,60,000, सॉरी इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है केवल आ रहा है 7,60,000, मुझे मिला कितना 8 लाख।
ये 7,60,000 पहला, ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड 8 लाख और मैक्सिमम 10 लाख, तीनों में से लिस्ट किया 7,60,000। तो जो मुझे 8 लाख रुपए मिला है ग्रेचुटी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो 8 लाख हम लोग लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे एग्जेम्प्ट, बिकॉज एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1970, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो 8 लाख में से 7,60,000 क्या हो गया एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा इस कैटेगरी में। दूसरा है अदर एम्प्लॉयज। अदर एम्प्लॉयज में भी 3 कंडीशन दी गई थी। अदर एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज है, नॉन गवर्नमेंट, जो कि ग्रेचुटी एक्ट में नहीं कवर्ड होते, उनके लिए क्या लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी जो रहेगा इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सैलरी बोलने का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए कमीशन ये आ जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव मैक्सिमम 10 लाख, तीनों में से जो लिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रोविडेंट फंड देखा, ग्रेचुटी देखा, इसके अलावा रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन स्कीम। रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन स्कीम में क्या है कि जो आपको एक्चुअली अमाउंट मिल रहा है प्लस 10 लाख, दोनों में से जो लिस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन के नाम पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को बहुत सारे अमाउंट बेनिफिट हेल्प के रूप में जो भी फंड मिलेगा, उस फंड में जो अमाउंट मिला या फिर मैक्सिमम 10 लाख तक का एग्जेम्पशन दिया गया। उसके बाद हमने देखा लीव सैलरी, लीव ट्रैवल कंसेशन देखा था हमने कंपनी से एलटीए के रूप में। लीव ट्रैवल कंसेशन एम्प्लॉयज को मिलते हैं एम्प्लॉयर से साल में एक बार। अगर एलटीए में ऐसा है कि आपको जितना भी एलटीए मिला है उसमें से आपने जितना खर्चा किया है द अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन द एक्चुअल लीव ट्रैवल इज विल बी व्हाट एग्जेम्प्ट। अगर आपके अप टू दैट अमाउंट, अप टू द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, मैक्सिमम टू द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, अदरवाइज वी विल शो इन माइनस नेगेटिव दैट वी हैव गॉट 20,000 एंड स्पेंड 1 लाख रुपीज। इट हैपेंस एवरीवेयर कि तो कोई ज्यादा खर्चा करता है, कोई कम खर्चा करता है, तो देन वी हैव टू बी सी इट। अदरवाइज एवरीवन विल राइट द रिसिप्ट अमाउंट इज एलटीए रिसिप्ट इज 20,000 लेस डिडक्शन टोटल एक्सपेंडिचर मेड 1 lakh minus 80,000 will be okay. No, that is not possible. If we have received the 20,000, if I expended the all 20,000 plus more, then that is not considerable. Only 20,000 will be get exempt. Then the taxable amount will be nil. वो हमें समझ के रखना। उसके बाद कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो कम्यूटेड पेंशन है वो हमें ध्यान में रखना। जो अनकम्यूटेड पेंशन है जो मंथली हमको मिलता है एवरी मंथ, वो तो हम समझ में आता है कि हमको एवरी मंथ अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है। लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन मतलब जो टोटल पेंशन फंड में मेरा टोटल फंड गवर्नमेंट के पास या फिर पेंशन ऑर्गेनाइजेशंस के पास है जहां से मुझे पेंशन मिलता है एवरी मंथ, वो टोटल कितना फंड है। अगर उस फंड में से मैं कुछ अमाउंट विड्रॉ करता हूं तो कितना टैक्सेबल रहेगा। अगर मुझे ग्रेचुटी मिल रहा है, अगर मुझे ग्रेचुटी मिल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से और मैं क्या कर रहा हूं कि ग्रेचुटी मिलने के साथ मैं कम्यूटेड पेंशन भी विड्रॉ कर रहा हूं। तो जैसे फॉलो कम्यूटेड पेंशन में मेरा फंड कितना 5 लाख रुपए, उसमें से मैंने 2,50,000 विड्रॉ कर दिया, तो 2,50,000 में से कितना एग्जेम्प्ट होगा। एक एग्जेम्पशन का रूल भी है कि 2,50,000 पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ने कुछ आपको एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड किए गए। सपोज एग्जांपल, अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुटी मिल रहा है तो हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन का मुझे माफ हो, सॉरी 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन विल बी व्हाट एग्जेम्प्ट। तो 5 लाख का 1/3 निकाल लेंगे। 1/3 जो भी आएगा उस 1/3 को हम लोग क्या करेंगे एज अ एग्जेम्प्ट माना जाएगा कि ये ग्रेचुटी एक्ट 1970 सॉरी कम्यूटेड पेंशन एक्ट के हिसाब से इतना एग्जेम्प्ट है। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन से प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन प्रोविडेंट फंड स्कीम नहीं है और मुझे प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, पीएफ नहीं मिल रहा है, सॉरी प्रोविडेंट फंड नहीं, सॉरी ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं। अगर मुझे ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो मेरा 1/2 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। अगर मैंने 2.5 लाख विड्रॉ किया तो टोटल कितना फंड था कम्यूटेड में 5 लाख, तो 5 लाख का 50% 1/2 दैट इज 2,50,000। तो 2,50,000 में से 2,50,000 माइनस हो जाएगा। ये था। इसके अलावा हम
उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लीव सैलरी, एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी। जो हमारी लीव सैलरी है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को लीव्स मिलते हैं, पेड लीव्स। अगर उन्होंने यूटिलाइज किया तो ठीक है, उनके एब्सेंटिज्म के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाता है। जो लीव लेते हैं, जो छुट्टियां लेते हैं, उनके अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया जाता है। इफ इट इज नॉट यूटिलाइज देन इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। जितना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तब तक ये लीव्स क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और एम्प्लॉयज जब कैरी फॉरवर्ड होते हैं अमाउंट, तो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट क्या होता है, विल बी यूटिलाइज्ड। वो अमाउंट को क्या किया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ लीव्स हैं, जैसे मुझे एवरी ईयर मेरा ऑर्गेनाइजेशन 30 देता है, मैंने 20 ईयर्स तक काम किया, 20 ईयर्स में कितना 600 लीव्स मिला, उसमें से मैंने 400 यूटिलाइज किया, तो बचा कितना 200 लीव। तो मेरे रिटायरमेंट के समय पर 200 लीव्स क्या होगा, इनटू बेसिक सैलरी इन द लास्ट मंथ। जो लास्ट मंथ में मेरा बेसिक सैलरी रहेगा उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट इसमें से कितना एग्जाम करे, तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि मैक्सिमम 3 लाख तक एग्जाम्शन होगा। ओके, तो गवर्नमेंट ने 4 अमाउंट कैलकुलेशन दी, उसमें से जो लिस्ट रहेगा वो एग्जाम हो जाए। पहला कैलकुलेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड लीव सैलरी एनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, तीसरा मैक्सिमम 3 लाख, चौथा गवर्नमेंट ने बोला कि एवरी ईयर 24 से ज्यादा पीएल नहीं दे सकते उनके हिसाब से। मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे 30 दे रहा है, लेकिन उनके हिसाब से कितना होता है 24, तो 24 इंटू 20 ईयर्स, 20 ईयर्स मैंने वर्क किया, हो गया 480। मैंने यूटिलाइज कितना किया 400, तो उनके हिसाब से कितना होता है 80 इंटू बेसिक सैलरी मेरा हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट आएगा वो गवर्नमेंट और मेरे कैलकुलेशन की कंपनी के हिसाब से टोटल कितना आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से मुझे एक्चुअली रिसीव कितना, मैक्सिमम 3। तीनों में से जो लिस्ट होगा सबसे कम अमाउंट होगा, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आज हम लोग बात करते हैं, मैंने जाते जाते इंट्रोडक्शन दिया था परक्विसिट्स के बारे में। 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग परक्विसिट्स के बारे में स्टडी करते हैं।
तो अभी हम बात करते हैं एम्प्लॉयज को मिलने वाले अदर बेनिफिट, दैट इज द परक्विसिट्स। हम परक्विसिट्स के बारे में बात करते हैं। परक्विसिट्स एक टाइप का बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर से मिलता है। जैसे कुछ परक्विसिट्स जो हमेशा टैक्सेबल्स होते हैं, वो है क्या? सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से ऐसा कोई रूम मिल रहा है जो क्या हो रहा है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है, रेंट ऑर्गेनाइजेशन उस रेंट को पे कर रहा है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जिसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो क्या हो जाएगा, वो रेंट जो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है वो रेंट एम्प्लॉय के सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज द ऑल एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एम्प्लॉय, वो टैक्सेबल। उसके बाद एक कंसेशनल रेट ऑफ रेंट। कंसेशनल रेट ऑफ रेंट के हिसाब से एम्प्लॉयज को बेनिफिट दी जा रही है, जहां पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल रहा है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई रूम है जिसमें सारी सुविधाएं दी गई, फर्नीचर ये सब के साथ में, कि 50,000 उसका रेंट है, बट उसमें से 30,000 ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है और 20,000 एम्प्लॉय पे कर रहा है। जो 30,000 ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है, दैट 30,000 विल बी ट्रीटेड एज ए इनकम फॉर एन एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय उसके लिए इसको इनकम कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा है द सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर द ऑब्लिगेशंस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ कॉस्ट के लिए, कुछ एक्सपेंसेस के लिए, कि एवरी मंथ मैं आपको इतना फिक्स अमाउंट अदर सैलरी के अलावा देते जाऊंगा, तो देन दैट विल बी व्हाट, टैक्सेबल। नेक्स्ट फॉर सम एन्युटी इफ एम्प्लॉय इज पेइंग टू द एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड। आपके प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, वो हो जाएगा। अगर 12% से ज्यादा दे रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। और इसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड तो हम तो जानते हैं, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद परक्विसिट्स, टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके केस में कि ये परक्विसिट्स होगा, जैसे डायरेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, ओके, एम्प्लॉय हैविंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, एनी अदर एम्प्लॉय हुज इनकम इज सैलरी मोर देन 50,000, तो इनके केस में टैक्सेबल हो जाएगा। कोई ऐसा गिफ्ट एम्प्लॉयज को मिल रहा है जो मोर देन 50,000 एबव उसकी प्राइस का रहेगा, वो टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज ए गिफ्ट, लेकिन एम्प्लॉयर दे रहा है तो एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो स्पेसिफाइड, जो स्पेशल एम्प्लॉयज हैं, इनके केस में जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर सप्लाई, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में। इसके अलावा फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू द फैमिली मेंबर्स। अगर फैमिली मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एम्प्लॉयर फ्री में प्रोवाइड कर रहा है या फिर उसके लिए फंड्स दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, अगर मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, अगर ड्राइवर दे रहे हैं, घर में सर्वेंट्स दे रहे हैं, वर्कर्स दिए जा रहे हैं जो आपके घर का सारा काम परफॉर्म करेंगे आपके लिए, तो उनको जो भी सैलरी दी जा रही है वो सैलरी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है एम्प्लॉयर, लेकिन वो आपके अकाउंट्स में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब आपके अंडर द हेड इनकम में वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद परक्विसिट नॉट टैक्सेबल। ऐसा कौन सा परक्विसिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है बेनिफिट्स, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है। पहला आता है मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंसेस, okay, on the treatment of an employee or the family members of employee in the hospital of an employer। कंपनी का जो हॉस्पिटल है एम्प्लॉयर का, या फिर उससे उसके साथ टाइप है, जिसके साथ जहाँ पे कि आप एम्प्लॉय कोई भी जाके कितना भी इलाज करा सकते हैं, चाहे एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कॉस्ट का पैसा नहीं कंसिडर किया जाएगा। दूसरा मेडिकल एक्सपेंसेस, ओके, मेड बाय एम्प्लॉय for himself or for the family member in government or reimbursed that amount from the what employer। अगर कोई एम्प्लॉय अपना या अपने फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है, कहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उसका जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, अगर वो एक्सपेंडिचर वो एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करता है, दैट इज नॉट टैक्सेबल, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि एम्प्लॉय
कहीं बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल एक्सपेंडिचर कराता है और वो आके एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करता है तो 15,000 तक एग्जेम्प्ट है। 15,000 से ज्यादा का अगर रीइंबर्स करते हैं तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अप टू 15,000 क्या एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ हॉस्पिटल स्पेसिफाइड किए हैं जहां पे एम्प्लॉयज के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे ईएसआई हम लोग जानते हैं सब, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी। इसके अंदर में भी देखते हैं हम लोग जो भी एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम क्रिएट होता है ईएसआई के अंडर में वो मेडिकल्स कराते हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उन्होंने भी कुछ हॉस्पिटल स्पेसिफाइड किए एम्प्लॉयज के ट्रीटमेंट के लिए। अगर वो लिस्टेड, उन्होंने जो लिस्ट प्रोवाइड किया एम्प्लॉयज का कि एम्प्लॉयज के यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयज बीमार पड़ते हैं, कुछ होते हैं, उनका ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में होता है और जो भी खर्चा है वो खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करता है। अगर वो रीइंबर्स करता है दैट अमाउंट विल बी व्हाट टैक्स फ्री। वो अमाउंट जो रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर से ऑन द स्पेसिफाइड हॉस्पिटल ओके मेंशन्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स ओके फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर हेड में वो टैक्सेबल नहीं होंगे। इसके अलावा रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड एबो मीन्स हो जाएगा कि जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हो, उसको जो भी खर्चा आप एम्प्लॉयर से ले रहे हो, ये टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय मेडिक्लेम ले रहा है, अगर एम्प्लॉय मेडिक्लेम लेता है और मेडिक्लेम एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस, इसके अंडर में अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा और इसके अंडर में जो ट्रीटमेंट कराता है, जो पैसा उसको रिफंड आएगा, जो भी कॉस्ट एम्प्लॉय इनकर करता है वो क्या करता है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा रीइंबर्स करता है, तो पैसा भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसमें से 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो मतलब मेडिकल से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, अगर एम्प्लॉय खुद खर्चा करता है या फिर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल में करता है, अगर एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करता है दैट विल बी व्हाट टैक्स फ्री, दैट इज एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करता है और फिर एम्प्लॉयर से वो रिइंबर्स करता है तो केवल 15,000 तक एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकल खर्चे के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय करते हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंडिचर्स पर ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर भी खर्चा होता है, वो अप टू 2 लाख रुपीज तक है। 2 लाख से ज्यादा रहेगा तो वो नहीं मिलेगा अमाउंट, जो 2 लाख तक है वही मिलेगा और उतना ही एग्जेम्प्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ट्रैवलिंग बोल दिया मैंने 5 लाख खर्चा किया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज को दिया तो केवल 2 लाख तक, बाकी 3 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं अलाउंसेस की। अलाउंसेस क्या, सबसे पहले लीव ट्रैवल अलाउंसेस मैंने एक्सप्लेन किया था, इसके अलावा ग्रेच्युटी भी एक्सप्लेन किया मैंने। हमने प्रोविडेंट फंड्स के बारे में देखा, लीव सैलरीज के बारे में देखा, कंप्यूटेड पेंशंस के बारे में हमने देखा, रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन स्कीम में देखा कि एक्चुअली जितना रिसीव्ड होगा और 5 लाख विच एवर इज लोअर दैट विल बी टैक्सेबल। रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन स्कीम भी देखा एम्प्लॉयज के लिए, उसमें भी जो मिला और जो 5 लाख है एक्चुअली रिसीव्ड कॉम्पनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड है ना 5 लाख विच एवर इज लोअर टैक्सेबल हो जाएगा।
अब बात करते हैं कुछ अलाउंसेस के बारे में। जो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को बहुत सारे अलाउंसेस, जैसे पहली बात करते हैं टिफिन अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं, इसके अलावा उनको ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिलते हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा। किस बेसिस पे कि अगर एम्प्लॉय ऐसे घर में रह रहा है जो रेंट फ्री है, या फिर अपने ही घर में रह रहा है, या फिर अपने फैमिली मेंबर के द्वारा दिए गए किसी घर में रहे जहां पे उसे रेंट 0 पड़ता है, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर वो कहीं घर में रहता तो जहां पे रहता है अगर वो रेंट पे करता तो अप टू पेड रेंट ओके विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द HRA, ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल अलाउंसेस है कि एम्प्लॉयर जो सुपर एनुएशन फंड में इन्वेस्ट करता है जो टैक्स फ्री हो जाएगा। आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयज है इनके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया पूरे सैलरीज के बारे में, इंट्रोडक्शंस हो गया। अब बात करते हैं डिडक्शंस के बारे में। अंडर सेक्शन 16 डायरेक्ट टैक्स पे सबसे पहले इसके अंदर दिया गया डिडक्शन दिया गया है कि जो एम्प्लॉयज हैं इनका जो भी सैलरी अर्न करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, इनके अंडर में जो इनकम इनको रिसीव्ड हो रहे हैं उस इनकम्स में से गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस रखा, डिडक्शन रखा अंडर सेक्शन 16। जैसे पहली बात करते उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया कि जो भी इनकम वो कमा रहे उसका 30% क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया जाएगा। तो जो भी इनकम कमाया उसको तो निकल गया। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, पीटी जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स का देखेंगे तो कुछ कैटेगरी जिनकी सैलरी 10,000 के वो कंडीशन तो यहाँ अप्लाई नहीं होता है, फिर भी आपको ये दिया गया कि प्रोफेशनल टैक्स एवरी मंथ देखेंगे 200 और 300 के आसपास क्या होता है एम्प्लॉयज के सैलरी से डिडक्ट होता है। मैक्सिमम 2,500 इन अ ईयर है। तो जो प्रोफेशनल टैक्स बोल के हमारी सैलरी से एवरी मंथ 200 रुपीज और एक मंथ ऐसा था जिसमें 300 रुपीज डिडक्ट होते हैं, वो क्या होता है कि जितना भी हमने साल भर में पे किया वो हमारे टोटल इनकम टैक्स से माइनस हो जाता है। ओके, तो जो हम सॉरी इनकम टैक्स नहीं, जो टोटल हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी है वहां से वो डिडक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टोटल सैलरी हमारा जो है कि एवरी मंथ हम इतना कमाते गए, सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस नॉट ऑन नेट बेसिस। आपको जो ग्रॉस सैलरी मिल रही है वो मिलेगा, प्लस एवरी मंथ जो हर एक टाइप के इनकम पे, चाहे आप बेसिक सैलरी बोलो, चाहे आप HRA बोलो, चाहे ट्रैवलिंग बोलो, या फिर कोई अलाउंसेस बोलो, ये सब जो मिलते हैं इनमें क्या होता है एवरी मंथ कुछ ना कुछ इनको ईयरली एग्जेम्पशंस दिया गया। साल भर में जैसे हमारे HRA मिला हमको जितना, उस HRA में से क्या होगा जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किया एक्चुअल रेंट पेड वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो टैक्सेबल, जितना आप रेंट पे नहीं कर रहे उससे ज्यादा आपको मिल रहा है तो जो एक्सेस मिल रहा है वो अमाउंट क्या हो जाएगा आपके इनकम फ्रॉम HRA हाउस रेंट अलाउंसेस से, उसमें से क्या हो जाएगा डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक्सेस अमाउंट मिला है HRA के नाम पे वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के हेड्स के अंडर में। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। LTA लीव ट्रैवल्स अलाउंस जितना मिलता है उसमें से जो एक्सपेंडिचर किया आपने, बाकी अगर कुछ एक्सेस है तो टैक्सेबल, अदरवाइज इट विल बी जीरो नील। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस। अगर जो एवरी मंथ मिल रहा है वो जितना एक्सपेंडिचर किया वो आपका टैक्सेबल हेड्स में आ जाते हैं, जो खर्चा किया वो माइनस हो जाएंगे, वो एक चीज आ जाती है। इसके अलावा अदर जो अलाउंसेस है वो सारे आएंगे, यूनिफॉर्म अलाउंस, टिपिकल अलाउंस, बच्चे को स्कूल एजुकेशन ट्यूशन अलाउंसेस मिलता है, स्कूल फीस के लिए हॉस्टल अलाउंसेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, दीज ऑल आर टैक्सेबल। लेकिन जो डिडक्शन है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा सैलरी से। इसके अलावा जो आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किए वो प्रोफेशनल टैक्स क्या हो जाएगा, आपने जितना पे किया 2,500 एवरी ईयर और 2,500 हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी में अंडर डिडक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंडर में क्या हो जाएगा डिडक्ट। इसके अलावा एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एवरी ईयर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के नाम पे एम्प्लॉय से कुछ पैसे मिलते हैं, उस पैसे में से जितना हमने एक्सपेंडिचर कर दिया वो हो जाएगा, बाकी क्या हो जाता है बाकी टैक्सेबल। लेकिन जो
एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो अमाउंट होते हैं वो पूरी के पूरी तरह क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट रहता है। किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। प्राइवेट एम्प्लॉयज को टैक्सेबल हो जाएगा। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको क्या हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं दिया गया। लेकिन जो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो इनको 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी और 5,000 विच एवर इज लोअर इज डिडक्टेड अंडर द हेड अंडर द सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है वो मैक्सिमम 5,000 और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। जैसे कोई भी एम्प्लॉय उसको बेसिक सैलरी जो मिल रही है उसका 1/5 लिया जाएगा और मैक्सिमम 5,000। दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, आपके सैलरी से डिडक्शन हो जाएगा। और दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इनको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के अंडर में डिडक्शन नहीं दिए। डिडक्शन अंडर द हेड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम बोल सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशन टैक्स सभी को दिया गया। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी दिए गए। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक था पूरा सैलरी के ऊपर। तो सैलरी के ऊपर हम एक और लेक्चर लेंगे जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमने क्वेश्चंस लिया है इनकम फ्रॉम सैलरी में वो, और उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चंस में दिए गया है। पहला क्वेश्चन लिखा, मिस्टर धर्मेश गांधी एन एम्प्लॉय ऑफ टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो मिस्टर धर्मेश कौन हो गए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहली बात तो हो गई। उसमें ऐसा लिखा, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1970। मतलब मिस्टर गांधी ऐसी कंपनी में जहां पे जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस कैटेगरीज में है, ओके, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर में। रिटायर्स ऑन 31 जनवरी 2023। अभी क्या हो गया, ईयर कब चालू हुआ हमारा, 2022 में। खत्म कब हुआ, 31 जनवरी 2015। तभी हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 2022-23। ओके, तभी यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने वर्क कितना किया, केवल 10 महीने। फरवरी 23, मार्च 23 में नहीं, ये 31 मार्च 2023 को रिटायर्ड हो गए। आगे देखते हैं। आफ्टर 35 ईयर्स एंड 7 मंथ ऑफ सर्विस, इन्होंने कितना वर्क किया, 35 ईयर्स एंड 7 मंथ। आपको याद होगा ग्रेचुटी में जब मैं कंडीशंस बता रहा था लास्ट में, जो बेसिक सैलरी ड्रॉन है उसमें कैसे करता है कि वो जो सैलरी है बेसिक सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड। तो जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड फ्रैक्शन में 6 से ज्यादा मंथ है तो नेक्स्ट ईयर, मतलब इन्होंने 35 ईयर्स एंड 7 मंथ किया, मतलब टोटल 36 ईयर्स इन्होंने ओके ग्रेचुटी के लिए वर्क किया। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट हिज एम्प्लॉयर पेड हिम ग्रेचुटी 65,000। जब वो मिस्टर धर्मेश गांधी जब रिटायर हुए तो उनको ग्रेचुटी कितना मिला, 65,000। आगे, एंड ही रिसीव्ड 50,000 बीइंग द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो उन्हें 50,000 जो इनके नाम पे जो जमा होता गया पूरा पैसा, वो 15,000 रुपीज इन्हें रिसीव हुआ। आगे, द ड्यू डेट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा वॉज फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो ड्यू डेट क्या है, सैलरी क्या है, नेक्स्ट मंथ है। अगले नेक्स्ट मंथ का जो, जैसे अप्रैल मंथ का सैलरी का ही मिलेगा 1 मई को। तो ऐसे जो 31 मार्च 2023 हुआ उसका सैलरी कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ। अभी यहाँ पे 11 मंथ आएगा। 11 मंथ कैसे आएगा, सबसे पहला मार्च 2022 जो 21-22 का ईयर था, उस मार्च 2022 का सैलरी कब ड्यू हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2022 को। और 22-23 हमारा ईयर्स आता है, वो भी हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। और 10 मंथ यही साल है कि जनवरी का सैलरी हमें फेब में मिल जाएगा। अप्रैल से लेके जनवरी तक का सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा। फेब और मार्च में हमारे पास नहीं, कुछ आगे देखते हैं। He was entitled to monthly pension of 400 with effect from first day of the February। मैंने बताया था कि सैलरी अगर आप किसी मंथ में रिटायर होते हैं
तो आप अप्रैल से लेके रिटायरिंग डेट तक और उसके नेक्स्ट मंथ से आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। विच बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो फरवरी का फरवरी एंड में, मार्च का मार्च एंड में, तो 2 महीने का आपको पेंशन भी मिलेगा इस हमारे कैलकुलेशंस में। विथ इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी विच बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। प्रोफेशनल टैक्स इज बिंग 800, उनका प्रोफेशनल टैक्स कितना था साल भर में 800 जो प्रोफेशनल टैक्स है वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में है। उसके बाद है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर धमेश of the assessment year 2023-24 on the basis of the following further information. Basic salary 2500 per month. धर्मेश को मंथली सैलरी कितनी थी 2500. हाउस रेंट अलाउंस 400 per month. Taxable value is 50% of the amount received. धर्मेश को जो हाउस रेंट मिलता था वो 400 पर मंथ मिलता था, उसमें से टैक्सेबल अमाउंट कितना है 50%, मतलब 200 रुपए टैक्सेबल, 200 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियरली दे दिया। प्रोजेक्ट अलाउंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 12,000 उनको प्रोजेक्ट अलाउंस मिला जो कि टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस पेड द ईयर 3,600, वो किस साल का दिया क्या है उससे लेन देन। बोनस इज ऑलवेज ऑन रिसीव बेसिस, टैक्सेबल हो जाएगा। In retirement, on encashment of the earned leave, his credit of 15 months received 37,500. 37,500 इसको क्या हो गया, इसको रिटायरमेंट पे लीव मिला, जो लीव इनको मिला, लीव एनकैशमेंट, वो क्या हो जाएगा 37,500 मिला। 15 मंथ क्रेडिट ऑफ 15 मंथ, 15 महीने का उसको मिला, तो 15 महीने का मिला तो क्या हो जाएगा 15 ईयर्स में 15 हर महीने उसको 30 मिला रहेगा, ये भी हो सकता है। ही रिसीव्ड तो 37,500 हो गया। अब उसमें से क्या गवर्नमेंट के हिसाब से देखना है 15 ईयर, मंथ ही रिसीव्ड, तो 15 मंथ जो इन्होंने रिसीव किया वो हमें गवर्नमेंट के हिसाब से 30 डेज जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली होता कितना है और एक्चुअली इन्होंने कितना रिसीव किया। तो जो लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी रहेगा, लिव इनकैशमेंट रहेगा, उसमें जो लिस्ट रहेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलाउंसेस में, सबसे पहले बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी रहेगी ना 2,500 पर मंथ है, लेकिन ये कब से आएगा, मार्च 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक आएगा। क्यों, जो मार्च 2022 है उसका सैलरी कब ड्यू हुआ, करंट ईयर में, क्योंकि सैलरी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को ड्यू होता है। तो मार्च मंथ का सैलरी ड्यू कभी हो रहा है, अप्रैल में। तो अप्रैल तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर, तो एज पर द इनकम टैक्स रूल हमको 10 महीना है प्लस मार्च है, हमें 11 महीने का सैलरी लेना पड़ेगा। दूसरा इसमें आएगा हाउस रेंट अलाउंस, HRA भी जो भी 11 महीने का मिलेगा। HRA हमारा कितना था 400, 11 लेस 50% एग्जेम्प्ट, लेस क्या हो जाएगा 50% एग्जेम्प्ट, तो 400 इंटू 11 4,400 लेस एग्जेम्प्ट 50% 2,200 हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे प्रोजेक्ट अलाउंसेस जो इन्हें मिल रहा है, ये हो गया इनका प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस के नाम पे जो भी पैसा मिलेगा पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल 12,000। उसके बाद इन्हें बोनस मिल रहा है, बोनस इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। इनको पेड किया कंपनी ने, इनको बोनस मिल गया। बोनस कितना था 3,600 रुपीज, इन्हें बोनस मिल गया। अब इसमें दिया गया है कि बोनस को क्या मिला, इनको क्या मिला, ग्रेचुटी मिला। एक्चुअली जो इन्हें ग्रेचुटी मिला वो 65,000 का, ग्रेचुटी लिस्ट
अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहला अमाउंट हो जाएगा 65,000 एक्चुअली रिसीव। इन्हें सबसे पहला क्या हो गया, 60,000 रुपीज मिला। 65,000 ऑर्गेनाइजेशन ने दिया पहला, मैक्सिमम है 10 लाख रुपीज। अब तीसरा अमाउंट हम लोग देख लेते हैं, ग्रेचुटी। ओके, कंप्यूटेड कैलकुलेटेड एज पर द वर्ड ग्रेचुटी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज एक्ट 1972। इनका लास्ट में जो बेसिक सैलरी था वो कितना था, 2,500। ये आपने वर्किंग में ले लिया कि 2,500 इनका। लास्ट मंथ बेसिक सैलरी इनका 2,500 था। उसमें क्या होगा, 26 में 15 डेज का सैलरी मिलेगा। 26 में 15 डेज का सैलरी मिलेगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड। तो इन्होंने कितना इयर्स कंप्लीट किया, लिखा है कि ही वर्क फॉर 35 इयर्स एंड 7 मंथ। 35 एंड 7 है तो 35.7 मंथ है। तो अगर 7 मंथ है तो इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर कंसीडर करेंगे, तो टोटल 36 ईयर हो जाएगा। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 51,923। 51,923 हमारा पूरा अमाउंट आ गया। ओके, अब इसमें से लिस्ट जो देखना है, 65,000 एक्चुअली रिसीव्ड हुआ, 10 लाख रुपीस मैक्सिमम एग्जामिशन है, एंड 51,923 हमें कैलकुलेशन के हिसाब से है जो एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 90। तो तीनों में से लिस्ट क्या, 51,923 और एक्चुअली रिसीव्ड कितना, 65। तो 65 माइनस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 51,923 हमारा एग्जाम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगे। लेकिन 51 से ज्यादा हमने कितना रिसीव किया, 65। तो 13,067 रुपीज विल बी टैक्सेबल। 13,077 विल बी टैक्सेबल। अब इस केस में हमने एक और देखा कि इस केस में हमें स्टैट्यूटरी जो प्रोविडेंट फंड है हमारा, वो क्या, हमारा जो पेंशन है, सैलरी के बाद हमें पेंशन मिल रहा है। पेंशन कितना मिल रहा है, 400 पर मंथ। पेंशन हमें 400 पर मंथ मिल रहा है। तो 400 इंटू 2 मंथ, फेब्रुवरी मार्च जो लास्ट डेट ऑफ द मंथ ड्यू हो रहा है। अगर लास्ट डेट ऑफ द मंथ ड्यू हो रहा है तो फेब्रुवरी मंथ का पेंशन फेब्रुवरी में और मार्च मंथ का पेंशन मार्च मंथ में होगा। तो टोटल 800 रुपीज हमें इसका मिल जाएगा। इसके अलावा अब इसमें हमें ये भी दिया कि इसके अंदर इन्हें लीव सैलरी मिल रही है। तो लीव इनकैशमेंट है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। अब लीव सैलरी जब हमने पढ़ रहे थे, हमने दो चीज बताया था उसमें, कम्यूटेड अनकम्यूटेड। जो अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है तो हमेशा टैक्सेबल रहेगा, और जो कम्यूटेड पेंशन है वो हमेशा उसके अंदर अगर ग्रेचुटी मिल रही है सब, तो इसके अंदर कुछ और नहीं दिया गया। कल अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में बात किया गया, जो एवरी मंथ हमको मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं लिव इनकैशमेंट। लिव इनकैशमेंट मैंने कुछ अमाउंट्स बताए थे कि मैक्सिमम 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। पहला है लिव एज पर द व्हाट आवर कैलकुलेशंस, लिव एज पर द कैलकुलेशन। अगर हम देखें लीव्स, यहाँ पे बोला गया मंथ एट द रेट ऑफ 30। अगर हम सोचे कि हर साल 30 लीव मिल रहा है, हर साल गवर्नमेंट के हिसाब से जाते 30 लीव मिल रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से 30 लीव मिलता है हर साल। जो गवर्नमेंट ने बोला कि 30 लीव से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 30 लीव्स इंटू 35 ईयर्स। अगर हर साल 30 मिले, 35 साल में कितना मिले, इंटू लास्ट मंथ बेसिक सैलरी कितना, तो 2,500। तो पहला हो जाएगा 87,500। दूसरा 3 लाख मैक्सिमम लिमिट।
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लीव का कैसे होगा। लीव कैसे, गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट बोलता है कि अब इसमें इन्होंने अपनी लाइफ में कितना लीव्स यूटिलाइज किया इसके बारे में नहीं दिया। तो हम लोग गवर्नमेंट को रूल्स के हिसाब से जो है 30 से ज्यादा लीव्स नहीं मिल सकते। हम लोग उस कंसिडरेशन पे जाते हैं, जैसे एवरी ईयर जैसे 30 लीव्स मिल रहा है तो 35 ईयर्स में कितने लीव्स मिल जाएंगे वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 930 लीव्स तक हो जाएंगे। एक 930 लीव्स हो गए प्लस 930 लीव्स नहीं, 3 3 90 and 3 5 1050 लीव्स इंटू हमारा बेसिक सैलरी क्या था 2500। उसके हिसाब से गए तो हमारा पहला अमाउंट आ गया 87,500 गवर्नमेंट के हिसाब से। मैक्स टू मैक्स इतना लीव सैलरी मिलना चाहिए इसको, लीव इनकैशमेंट। दूसरा हो गया कि लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव, जो हमारा इंफॉर्मेशन तो उसमें दिया गया था, जो लीव सैलरी हमें मिला एट द टाइम ऑफ द रिटर्न वो 15 मंथ के हिसाब से मिला 37,500 ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करके दे दिएगा। लेकिन अगर हम लोग 15 मंथ का देखें तो ऑन एन एवरेज कितना मिलना चाहिए, 10 महीने के लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी 2,500 ही आएगा इंटू 15 मंथ। ये हम लोगों ने कर दिया तो ये आ गया 25,000, सॉरी हाँ 25,000। 10 महीने का एवरेज सैलरी लिया तो 25,000 आ गया। और मैक्सिमम एग्जम्पशन 3 लाख है। तो पहला 87,500 एज पर गवर्नमेंट कैलकुलेशन, लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी आ गया 25,000। मैक्सिमम एग्जम्पशन 3 लाख एंड एक्चुअली रिसीव्ड 37,500। तो लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक एवरेज सैलरी है वो है 25,000, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 25,000 विल बी एग्जेम्प्ट। तो टोटल हमें लीव सैलरी मिला कितना 37,500 और जो हमारा लिस्ट एग्जम्पशन आ रहा 25। तो 37,500 जो हमने एक्चुअली रिसीव किया है उसमें से 25,000 जो हमारा मिनिमम एग्जम्पशन आ रहा है उसे माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 12,500। तो हमारा 12,500 रुपीज क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमारा जो ग्रेजुटी था वो हो गया, हमारा बेसिक सैलरी, एचआरए, प्रोजेक्ट अलाउंस, बोनस, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ये पूरा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम फ्रॉम द सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम द सैलरी हमारा आ जाएगा वो आ रहा है 71,677 आ रहा है। अभी आ गया। अब इसके अंदर हम एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको यहाँ पे दिया गया। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। नेट इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। हमारे पास एक ही डिडक्शन दिया गया था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में दिया गया था प्रोफेशन टैक्स 800 है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस यहाँ पे था नहीं, अगर रहेगा तो भी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या फिर हम लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनको बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए कोई डिडक्शन नहीं दिया गया अंडर सेक्शन 16 के अंडर में, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, नॉन गवर्नमेंट के लिए। ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर थे कि यहाँ पे रिटायरमेंट केस था जहाँ पे एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है। और यहाँ पे हमने सैलरी क्या देखा था, सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस। तो यहाँ पे ड्यू या फिर रिसीव बेसिस जो अर्लियर रहेगा, तो यहाँ पे जो ड्यू हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो भी सैलरी हो नेक्स्ट मंथ में ड्यू हो रही है। अगर यहाँ पूरा 12 महीने चलता तो 12 महीने का ही आता है। क्यों ऐसा, जो पिछला मंथ है मार्च 2022 करंट ईयर में आ जाता, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में मार्च रहता वो करंट असेसमेंट ईयर में आता, लास्ट ईयर नहीं चलता। लेकिन रिटायरमेंट होने की वजह से क्या हो गया, इन्होंने वर्किंग 10 मंथ की किया, लेकिन इस प्रीवियस ईयर में उन्हें टोटल 11 मंथ का सैलरी मिला, इसलिए 11 मंथ का सैलरी टैक्सेबल।
2 महीने का पेंशन हो गया, ग्रेचुटी, ये सब दिया। एचआरए में यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि 400 पर मंथ एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, लेकिन उसमें से 50% एग्जेम्प्ट है। तो 400 इंटू 11 मंथ, जितना मंथ आपने नौकरी किया है, सर्विस आपने रेंडर्ड किया है, उतनी मंथ का ही केवल आपको एचआरए मिलेगा। रिटायरमेंट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन से सारे इनकम्स बंद हो जाएंगे। तो हमने 11 मंथ का रिसीव किया, 11 मंथ इंटू 400 क्या, 4400 लेस 50% एग्जेम्प्ट, तो हमारा 2200 हमारा टैक्सेबल आ गया। यहाँ पे ग्रेचुटी भी देखने लायक था कि उन्होंने 35 ईयर्स एंड 7 मंथ वर्क किया, जिसको हम 36 ईयर्स बोलेंगे। तो लास्ट मंथ का उनका बेसिक मंथ का जो सैलरी है 2500 था बेसिक सैलरी, जो 2500 है इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, दैट इज 36 ईयर्स। हमने वो अमाउंट कर लिया। इनको ग्रेचुटी एक्चुअली कितना मिला और मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10 लाख, इसमें से जो लिस्ट था हमने उसको जो टोटल रिसीव्ड हुआ है ये पूरा टैक्सेबल है, इसमें से एग्जेम तो 65 में से 51,923 डिडक्ट कर दिया गया। जो 13,077 जो अमाउंट है वो हमारा क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। 65 हमें एक्चुअली रिसीव्ड हुआ और लिस्ट कितना एग्जाम हुआ 51,923, तब जाके 65,000 माइनस 51,923 हो गया, तो हमारा 13,077 टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट में सिंपल, अगर कोई भी व्यक्ति ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर किसी भी लीव को इनकैश कराता है, अपनी लीव्स को, पेड लीव्स को, प्रिवेलिंग लीव्स को, तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ले रहे तो उसमें 4 कंसेप्ट होते हैं। पहला लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ का जो सैलरी है वो लेना हमको, लास्ट 10 मंथ में एक्चुअली कितना सैलरी रिसीव हुआ, गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लें, गवर्नमेंट के हिसाब से कि टोटल कितना लीव सैलरी बनता है, लीव सैलरी एक्चुअली हमको कितना रिसीव हुआ और मैक्सिमम एग्जेम्पशन 3 है। तीनों में से जो लिस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा 25,000 एग्जेम्प्ट हुआ, एक्चुअली मिला कितना 37,500, सॉरी 37,000 मिला, उसमें से 37,500 मिला, उसमें से 25,000 एग्जेम्प्ट हो गया। तो 37,500 हमें एक्चुअली रिसीव हुआ सर, उसमें से 25,000 लेस हो गया, तो 12,500 हमें उसका एक्चुअल अमाउंट मिल गया। थैंक यू। तो आज का हमारा लेक्चर ये था कि पूरा सैलरी का इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने फिर से उसको आपको पूरा रिवीजन दे दिया। इनकम टैक्स के इनका इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर में, उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चंस का डिस्कशन भी देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और कुछ सम्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करेंगे। ओके, तो इट वाज अ वेरी नाइस लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी एंड सॉल्यूशन ऑफ अ सम where we discuss about the gratuity and leave encashment. Thank you everyone. In next lecture we will again meet with the new question, few explanations of the basic questions and we will clear the some doubt about the some hard questions in that the income from salary. Okay, thank you everyone.